काहिरा से 1.5-2 मील दूर, जहां एक तरफ रेत के टीले और बाकी हर तरफ सहरा रेत के समंदर की मानंद उफक तक फैला हुआ था, इंसान के समंदर तले दब गया था। ये लाखों इंसानों का हुजूम था। इनमें शुतर सवार भी थे और घुड़सवार भी। बहुत से लोग गधों पर भी सवार थे। तादाद उनकी ज्यादा थी जिनके पास कोई सवारी नहीं थी। लातादाद हुजूम 4-5 दिनों से सहरा की इस वुसअत में जमा होना शुरू हो गया था। काहिरा के बाजारों में भीड़ और रौनक लग गई थी। सराय भर गए थे। ये लोग दूर दूर से उस सरकारी मनादी पर आए थे कि 6-7 रोज बाद काहिरा के मजाफाती रेगिस्तान में मिस्र की फौज घुड़सवारी, शुतर सवारी, दौड़ते घोड़ों और ऊंटों से तीरंदाजी और बहुत से जंगी कमालात का मुजाहिरा करेगी। मनादी में ये ऐलान भी किया गया था कि गैर फौजी लोग भी इन मुजाहिरों में जिस किसी को चाहें तेगजनी, कुश्ती, दौड़ते घोड़ों की लड़ाई और तीरंदाजी वगैरह के लिए ललकार कर मुकाबला कर सकते हैं। ये मनादी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने करवाई थी। उसके 2 मकासद थे। एक ये कि लोगों को फौज में भर्ती होने की तरगीब मिले, और दूसरे ये कि जो लोग अभी तक सुल्तान को फौजी लिहाज से कमजोर समझते हैं उनके शुकूक रफा हो जाएं। सुल्तान अय्यूबी को जब ये इत्तलाएं मिलने लगी कि लोग 6 रोज पहले ही तमाशागाह में जमा होना शुरू हो गए हैं तो वो बहुत खुश हुआ। मगर अली बिन सुफियान परेशान सा नजर आ रहा था। उसने सुल्तान के आगे इस परेशानी का इजहार कर भी दिया। सुल्तान अय्यूबी ने मुसर्रत से उसे कहा, अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख हो जाए तो हमें 5000 सिपाही तो मिल ही जाएंगे। अली बिन सुफियान ने कहा, मोहतरम अमीर, मैं तमाशाइयों के हुजूम को किसी और जाविये से देख रहा हूँ। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख होती तो उसमें 1000 जासूस होंगे। देहात से औरतें भी आ रही हैं। इनमें ज्यादातर सूडानी हैं। इनमें अक्सर का रंग इतना गोरा है कि ईसाई औरत उनमें छुप सकती है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं तुम्हारी इस मुश्किल को अच्छी तरह समझता हूँ अली, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने जिस मेले का इंतजाम किया है वो क्यों जरूरी है। तुम अपने महकमे को और ज्यादा होशियार कर दो। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं इसके हक में हूँ। ये मेला बहुत ही जरूरी है। मैंने अपनी परेशानी आपको परेशान करने के लिए नहीं बताई, सिर्फ ये इत्तला पेश की है कि ये मेला अपने साथ क्या खतरा ला रहा है। काहिरा में आरजी क़ैबा खाने खुल गए हैं जो सारी रात शायकीन से भरे रहते हैं। तमाशाइयों में से बाज ने शहर के बाहर खैमे नस्ब कर लिए हैं। मेरे गिरोह ने मुझे इत्तला दी है कि इनमें भी क़िमारबाजों और इस्मत फरोशों के खैमे मौजूद हैं। कल मेले का दिन है। नाचने गाने वालियों ने तमाशाइयों से दौलत के ढेर इकट्ठे कर लिए हैं। मेला खत्म हो जाएगा तो ये गलाजत भी हुजूम के साथ ही साफ हो जाएगी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं इस पर पाबंदी आयद नहीं करना चाहता। मिस्र की इखलाकी हालत अच्छी नहीं। रक्स और इस्मत फरोशी 1-2 दिनों में खत्म नहीं की जा सकती। अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा तमाशाइयों की जरूरत है। मुझे फौज तैयार करनी है और तुम जानते हो अली, हमें बहुत ज्यादा फौज की जरूरत है। मैंने फौज और इंतजामिया के सरबराहों के इजलास में ये जरूरत वजाहत से बयान कर दी थी। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं आपको इस वजाहत से रोक नहीं सकता अमीर मोहतरम। मेरी सुराख रसां निगाहों में इन सरबराहों में निस्फ ऐसे हैं जो हमारे वफादार नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको इस गद्दी पर नहीं देखना चाहते, और बाकी जो हैं उनकी दिलचस्पियां सूडानियों के साथ हैं। मैंने इनमें से हर एक के पीछे एक आदमी छोड़ रखा है। मेरे आदमी मुझे इनकी सरगर्मियों से आगाह करते रहते हैं। किसी की कोई खतरनाक सरगर्मी सामने आई? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। नहीं, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, सिवाय इसके कि ये लोग अपनी हैसियत और रुतबों को फरामोश करके रातों को मशकूक खैमों में और उन मकानों में जाते हैं जो आरजी क़हबा खाने और रक्स गाहें बन गए हैं। 2 ने तो नाचने वाली लड़कियों को घरों में भी बुला लिया है। इनसे ज्यादा मेरा दिमाग उन 2 बादबानी कश्तियों पर घूम रहा है जो 10 रोज गुजरे बहीरा रूम के साहिल के साथ देखी गई थी। सुल्तान अय्यूबी ने पूछा, उनमें क्या खास बात थी? उस वक्त तक बहीरा रोम के साहिल से फौज को वापस बुला लिया गया था। वहां ढकी छुपी जगहों पर 2-2 फौजी समंदर पर नजर रखने के लिए बिठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान ने माहीगीरों और सहराई खाना बदोशों के लिबास में साहिल पर इंटेलिजेंस के चंद आदमी मुकर्रर कर दिए थे। ये एहतमाम एक तो इसलिए किया गया था कि सलीबी अचानक हमला न कर दें, और दूसरा इसलिए कि इधर से सलीबियों के जासूस न आ सकें। मगर साहिल बहुत लंबा था। कहीं कहीं चट्टानें भी थीं जहां समंदर अंदर आ जाता था। सारे साहिल पर नजर नहीं रखी जा सकती थी। 10 रोज गुजरे ऐसे ही एक जगह से जहां समंदर चट्टानों के अंदर आया हुआ था। 2 बादबानी कश्तियां निकलती देखी थीं। वो शायद रात को आई थीं। उन्हें जाता देखकर सुल्तान के 2 सवार सरपट घोड़े दौड़ाते उस जगह पहुंचे जहां से कश्तियां निकल कर गई थीं। वहां कुछ भी न था, कोई इंसान नहीं था, और कश्तियां समंदर में दूर चली गई थीं। कश्तियों और बादबानों की साख्त बताती थी कि ये मिस्र के माहीगीरों की नहीं, समंदर पार की मालूम होती हैं। सवार थोड़ा दूर तक सहरा में गए, उन्हें किसी इंसान का सुराग न मिला। उन्होंने काहिरा इतला भिजवा दी थी कि साहिल के साथ 2 मशकूक कश्तियां देखी गई हैं। अली बिन सुफियान के लिए ये मुमकिन न था कि रेगिस्तानों में उन्हें ढूंढ लेता जो कश्तियों में से उतरे थे। इत्तला पहुंचते पहुंचते 3 दिन गुजर गए थे। ये भी यकीन न था कि कश्तियों से कौन उतरा है।
علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی یہ وضاحت کر دی اور کہا ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کرا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے وسط تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ صلیبیوں کے جاسوس میلے میں آ گئے ہیں۔ قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں عارضی طور پر نہیں مستقل طور پر فروخت ہو رہی ہیں۔ سلطان سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خریدار معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر، ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ اور نامی گرامی بردہ فروش شامل ہیں۔ بکنے والی لڑکیوں میں صلیبیوں کی جاسوس لڑکیاں ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوگی۔ سلطان ایوبی ان اطلاعوں سے پریشان نہ ہوا۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کو شکست دیے تقریباً 1 سال گزر گیا تھا۔ علی بن سفیان نے سمندر پار جاسوسی کا انتظام کر رکھا تھا جو مضبوط اور 100% قابل اعتماد نہیں تھا۔ تاہم یہ اطلاعیں مل گئی تھیں کہ صلیبیوں نے مصر میں جاسوس اور تخریب کار بھیج رکھے ہیں۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مصر کے متعلق ان کے منصوبے کیا ہیں۔ بغداد اور دمشق سے آنے والی اطلاعوں سے پتہ چلتا تھا کہ صلیبیوں نے زیادہ تر دباؤ ادھر ہی رکھا ہوا ہے۔ وہاں خصوصاً شام میں وہ مسلمان امراء کو عیاشیوں اور شراب میں ڈبوتے چلے جا رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں صلیبی ابھی براہ راست ٹکر لینے کی جرت نہیں کر رہے تھے۔ بحیرہ روم میں جب صلاح الدین ایوبی نے ان کا بیڑا بما لشکر غرق کر دیا تھا، ادھر عرب میں سلطان زنگی نے صلیبیوں کی مملکت پر حملہ کر کے انہیں صلح پر مجبور کیا اور جزیہ وصول کر لیا تھا۔ اس مارکے میں بہت سے صلیبی سلطان زنگی کی قید میں آئے تھے، جن میں رینالٹ نام کا ایک صلیبی سالار بھی تھا۔ سلطان زنگی نے ان قیدیوں کو رہا نہ کیا تھا کیونکہ صلیبیوں نے مسلمان جنگی قیدیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ صلیبی عہد شکنی بھی کرتے تھے۔ سلطان ایوبی کو اطمینان تھا کہ ادھر سلطان زنگی سلطنت اسلامیہ کی پاسبانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ فوج تیار کر رہا تھا تاکہ صلیبیوں سے فلسطین لیا جائے اور عرب کی سرزمین کو کفار سے پاک کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مصر کا دفاع مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ بیک وقت حملے اور دفاع کے لیے بے شمار فوج کی ضرورت تھی۔ مصر میں بھرتی کی رفتار سلطان ایوبی کے عزائم کے مطابق سست تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوڈانیوں کی جو فوج توڑ دی گئی تھی، اس کے کماندار اور عہدیدار دیہات میں سلطان ایوبی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اس فوج میں سے تھوڑی سی تعداد سلطان کی فوج میں وفاداری کا حلف اٹھا کر شامل ہو گئی تھی۔ کچھ فوج مصر سے تیار کر لی گئی تھی اور کچھ سلطان زنگی نے بھیج دی تھی۔ مصر کے لوگوں نے ابھی یہ فوج نہیں دیکھی تھی، نہ ہی انہوں نے سلطان ایوبی کو دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس میلے کا اعلان کر کے اپنے فوجی سربراہوں اور ان کے ماتحت کمانداروں وغیرہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں اور پیار و محبت سے ان کا اعتماد حاصل کریں، انہیں باور کرائیں کہ وہ انہی میں سے ہیں اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کو دور دور تک پھیلانا اور اسے صلیبی فتنے سے پاک کرنا ہے۔ میلے سے 1 روز پہلے علی بن سفیان سلطان کو جاسوسوں کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، امیر محترم، مجھے جاسوسوں کا کوئی ڈر نہیں۔ دراصل خطرہ اپنے ان کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو کفار کے اس زمین دوز حملے کو کامیاب بناتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو تو جاسوسوں کا پورا لشکر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میلے کے تماشائیوں میں جو ناچنے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں وہ صلیبیوں کا جال ہے، تاہم میرا گروہ دن رات مصروف ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اپنے آدمیوں سے یہ کہہ دو کہ جاسوس کو جان سے نہ ماریں، زندہ پکڑو۔ جاسوس دشمن کے لیے آنکھ اور کان ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ زبان ہے۔ وہ تمہیں ان کی خبریں دے گا جنہوں نے اسے بھیجا ہے۔ میلے کی صبح طلوع ہوئی۔ وہ میدان بہت ہی وسیع تھا جس کے 3 اطراف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ جس طرف ریت کے ٹیلے تھے ادھر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جنگی دف بجنے لگے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سیلابی دریا آ رہا ہے۔ گرد آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ 2000 سے زیادہ گھوڑے تھے۔ پہلا گھوڑا سوار میدان میں داخل ہوا، یہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس کے دونوں طرف علمبردار تھے اور پیچھے سواروں کا دستہ تھا۔ گھوڑوں پر پھولدار چادریں ڈالی گئی تھیں۔ ہر سوار کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ برچھی کے چمکتے ہوئے پھل کے ساتھ رنگین کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی تھی۔ ہر سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ سوار گردنیں تانے اور سینے پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر جلالی تاثر تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تماشائیوں کے دم بخود ہجوم سے اعلیٰ اور برتر ہیں۔ ان کی آن بان دیکھ کر تماشائیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ان پر رعب چھا گیا تھا۔ تماشائی نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے تماشائی گھوڑوں پر بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے کے تماشائی اونٹوں پر تھے۔ ایک ایک گھوڑے اور ایک ایک اونٹ پر 2-2 3-3 آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے آگے ایک جگہ شامیانہ لگایا گیا تھا جس کے نیچے کرسیاں رکھی تھیں۔ جہاں اونچی حیثیت والے تماشائی بیٹھے تھے، ان میں تاجر بھی تھے، سلطان کی حکومت کے افسر اور شہر کے معززین بھی۔ ان میں قاہرہ کی مسجدوں کے امام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں سب سے آگے بٹھایا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں اور علماء کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ
बैठता नहीं था। इनमें सुल्तान के वो अफसर भी बैठे थे जो इंतजामिया के थे, लेकिन उनका ताल्लुक फौज से था। सुल्तान ने उन्हें खास तौर पर कहा था कि इन ज़ोमा में बैठकर उनके साथ दोस्ती पैदा करें। इनमें खादिमुद्दीन अल बर्क भी था। अली बिन सुफियान के बाद ये दूसरा आदमी था जो सुल्तान अय्यूबी के खुफिया मंसूबों, मुमलिकत और फौज के हर राज से वाकिफ था। उसका काम ही ऐसा था और उसका ओहदा सालार जितना था। जंग के मंसूबे और नक्शे उसी के पास होते थे। उसकी उम्र 40 के करीब थी। वो अरब के मर्दाना हुस्न और जलाल का पैकर था। जिस्म तवाना और चेहरा हशाश बशाश था। अल बर्क के साथ एक लड़की बैठी थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की। वो नौजवान थी। लड़की के साथ एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र 60 साल कुछ ज्यादा थी। वो कोई अमीर कबीर ताजिर लगता था। अल बर्क कई बार उस लड़की की तरफ देख चुका था। एक बार लड़की ने भी उसे देखा तो मुस्कुरा दी। फिर उसने बूढ़े की तरफ देखा तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। घोड़े तमाशाइयों के सामने से गुजर गए तो शुतर सवार आ गए। ऊंटों को भी घोड़ों की तरह रंगदार चादरों से सजाया गया था। हर सवार के हाथ में एक लंबा नेजा और उसके फल से जरा नीचे 3-3 इंच चौड़े और 1.5 फुट लंबे 2 रंगे कपड़े झंडियों की तरह बंधे हुए थे। हवा में वो फड़फड़ाते बहुत ही खूबसूरत लगते। हर सवार के कंधों से एक कमान आवेजा और ऊंट की जीन के साथ रंगीन तरकश बंधी थी। ऊंटों की गर्दनें खम खाकर ऊपर को उठी हुई और सर जैसे फखर से ऊंचे हो गए थे। सवारों की शान निराली थी। घुड़सवारों की तरह हर शुतर सवार सामने देख रहा था। उनकी आंखें भी दाएं बाएं नहीं देखती थीं। ये ऊंट उन्हीं ऊंटों जैसे थे जिन पर तमाशाई बैठे हुए थे, लेकिन फौजी तरतीब, फौजी चाल और फौजी सवारों के नीचे वो किसी और जहान के लगते थे। अल बर्क ने अपने पास बैठी हुई लड़की को एक बार फिर देखा। अब के लड़की ने उसे आंखों में आंखें डालकर कहा। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि अल बर्क ने अपने आप में बिजली का झटका सा महसूस किया। लड़की के होंठों पर शर्मो हया का तबस्सुम आ गया और उसने अपने पास बैठे हुए बूढ़े को देखा तो उसका तबस्सुम नफरत में बदल गया। अल बर्क की एक बीवी थी जिसमें से उसके 4 बच्चे थे। वो शायद उस बीवी को भूल गया था। वो लड़की के इस कदर करीब बैठा था कि लड़की का उठा हुआ रेशमी नकाब हवा से उड़कर कई बार अल बर्क के सीने से लगा। एक बार उसने नकाब हाथ से परे किया तो लड़की ने शर्मा कर माजरत की। अल बर्क मुस्कुराया, मुंह से कुछ न कहा। शुतर सवारों के पीछे प्यादा फौज आ रही थी। उनमें तीरंदाजों और तेगजनों के दस्ते थे। उनकी एक ही जैसी चाल, एक ही जैसे हथियार और एक ही जैसा लिबास तमाशाइयों पर वही तासुरदारी कर रहा था जो सुल्तान अय्यूबी करना चाहता था। सिपाहियों के चेहरों पर तंदुरुस्ती और तवानाई की रौनक थी और वो खुशखुरम और मुतमईन नजर आते थे। ये सारी फौज नहीं थी, सिर्फ मुंतखब दस्ते थे। इनके पीछे मंजनीकें आ रही थीं जिन्हें घोड़े घसीट रहे थे। हर मंजनीक दस्ते के पीछे एक एक घोड़ा गाड़ी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर और हांडियों के किस्म के बर्तन रखे थे। इन हांडियों में तेल जैसी कोई चीज भरी थी जो मंजनीकों से फेंकी जाती थी। जहाँ ये बर्तन गिरता वो कई टुकड़ों में टूटकर सयाल मादे को बहुत सी जगह पर बखेर देता। उस पर आतशी तीर चलाए जाते तो सयाल मादा शोले बन जाता। सुल्तान अय्यूबी की क़यादत में ये सवार और प्यादा दस्ते नीम दायरे में खड़े और बैठे हुए तमाशाइयों के आगे से दूर निकल गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रास्ते में से वापस आ गया। उसके घोड़े के आगे अलमबरदार के घोड़े, दाएं बाएं और पीछे मुहाफिजों के घोड़े और उनके पीछे नायब सालारों के घोड़े थे। सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया, कूद कर उतरा और तमाशाइयों को हाथ हवा में लहरा लहरा कर सलाम करता शामियाने के नीचे चला गया। वहाँ बैठे हुए तमाम लोग उठ खड़े हुए। सुल्तान अय्यूबी ने सबको सलाम किया और अपनी नशिस्त पर बैठ गया। सवार और प्यादा दस्ते दूर आगे जाकर टीलों के अकब में चले गए। मैदान खाली हो गया। एक घुड़सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। उसके एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे में ऊंट की रस्सी थी। ऊंट घोड़े की रफ्तार के साथ दौड़ता रहा था। मैदान के वस्त में आकर घुड़सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। उसने बागें छोड़ दी और वो उछलकर ऊंट की पीठ पर खड़ा हो गया। वहां से कूदकर घोड़े की पीठ पर आ गया और वहां से जमीन पर कूद गया। चंद कदम घोड़े और ऊंट के साथ भागा, फिर कूदकर घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े और ऊंट की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। घोड़े की पीठ से वो ऊंट की पीठ पर चला गया और दूर आगे जाकर गायब हो गया। खादिमुद्दीन अल बर्क दाएं को जरा झुका। उसके मुंह और लड़की के सर के दरमियान 2-3 इंच का फासला रह गया था। लड़की ने उसे देखा। अल बर्क मुस्कुराया। लड़की शर्मा गई। बूढ़े ने दोनों को देखा और उसके बूढ़े माथे के शिकन गहरे हो गए। अचानक टीलों के पीछे से हांडियों की तरह के मिट्टी के वो बर्तन जो घोड़ा गाड़ियों पर लदे हुए थे ऊपर को जाते, आगे आते और मैदान में गिरते नजर आए। बर्तन टूटते थे तो तेल उछल कर बिखर जाता। कमोबेश 100 बर्तन गिरे और उनसे निकला हुआ मादा तकरीबन 100 गज लंबाई और उसी कदर चौड़ाई में बिखर गया। एक टीले पर 6 तीरंदाज नमूदार हुए। उन्होंने जलते हुए फीतों वाले तीर चलाए जो सयाल मादे वाली जगह गिर गए। फौरन वो तमाम जगह एक ऐसा शोला बन गई जो घोड़े की पीठ तक बुलंद और कोई 100 गज तक फैला हुआ था। एक तरफ से 4 घुड़सवार घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ाते आए। शोले के करीब आकर वो रुके नहीं।
रफ्तार कम भी न की, चारों शोले में चले गए। तमाशाई दम बखुद थे कि वो जल जाएंगे, मगर वो इतने वसी शोले में दौड़ते नजर आ रहे थे। आखिर वो चारों शोले में से निकल गए। तमाशाइयों ने दादो तहसीन का वो शोर बुलंद किया कि आसमान फटने लगा। दो सवारों के कपड़ों को आग लगी हुई थी। दोनों भागते घोड़ों से रेत पर गिरे और थोड़ी दूर लुढ़कनियां खाते गए। उनके कपड़ों की आग बुझ गई। अलबर्क इस शोरगुल और सवारों के कमालात से नजरें फेरे हुए लड़की को देख रहा था। लड़की उसकी तरफ देखती और जरा सा मुस्कुराकर बूढ़े को देखने लगती। बूढ़ा उठकर जाने क्यों चला गया। लड़की उसे जाता देख रही थी। अलबर्क को मालूम था कि लड़की बूढ़े के साथ आई है। उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ चले गए हैं? लड़की ने कहा, ये मेरा बाप नहीं, मेरा खामद है। अलबर्क ने हैरत से कहा, खामद? क्या ये शादी तुम्हारे वालिदैन ने करवाई है? लड़की ने उदास लहजे में कहा, इसने मुझे खरीदा है। अलबर्क ने कहा, वो गया कहाँ है? लड़की बोली, वो नाराज होकर चला गया है। उसे शक हो गया है कि मैं आप में दिलचस्पी ले रही हूँ। क्या तुम वाकई मुझ में दिलचस्पी ले रही हो? अलबर्क ने रूमानी अंदाज से पूछा। लड़की के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। धीमी सी आवाज में बोली, मैं इस बूढ़े से तंग आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे इससे निजात न दिलाई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैदान में सवार और प्यादा फौजी हैरान कुन करतब दिखा रहे थे और हर्बो ज़र्ब के मुजाहिरे कर रहे थे। तमाशाइयों ने जंगी मुजाहिरे पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने सिर्फ सूडानी फौज देखी थी जो खजाने के लिए सफेद हाथी बनी हुई थी। उसके कमानदार बादशाहों की तरह बाहर निकलते। उनके साथ अगर फौज का दस्ता होता तो वो देहात के लिए मुसीबत बन जाते। मवेशी तक खोल कर ले जाते। किसी के पास अच्छी नस्ल का ऊंट घोड़ा देखते तो जबरदस्ती ले जाते। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई थी कि फौज रियाया पर जुल्म और तशद्दुद करने के लिए रखी जाती है। लेकिन सुल्तान की फौज बहुत मुख्तलिफ थी। एक तो वो दस्ते थे जो मुजाहिरे में शरीक थे। बाकी फौज को सुल्तान की हिदायत के मुताबिक तमाशाइयों में फैला दिया गया ताकि वो लोगों के साथ घुल मिलकर उन पर यह तासुर पैदा करें कि फौजी उनके भाई हैं और इन्हीं में से हैं। बदतमीजी या बद इखलाकी करने वाले फौजियों के लिए बड़ी सख्त सजा मुकर्रर की गई थी। खादिमुद्दीन अलबर्क जो सुल्तान अय्यूबी की जंगी मुशावरती महकमे का सरबराह और राजदार था, सुल्तान की हिदायत और मेले के शोरगुल से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गया था। लड़की एक जादू बनकर उसकी अक्ल पर गालिब आ गई थी। उसने लड़की में दिलचस्पी का इजहार किया। उसे लड़की ने कबूल कर लिया था। इससे दोनों के लिए सहूलत पैदा हो गई। अलबर्क ने कहीं मिलने को कहा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो खरीदी हुई लौंडी है और उस बूढ़े ने उसे कैद में रखा हुआ है। वो उस पर हर वक्त नजर रखता है। लड़की ने यह भी बताया कि बूढ़े के घर 4 बीवियां हैं। अलबर्क ने अपने रुतबे को फरामोश कर दिया। इश्कबाज नौजवान की तरह उसने मुलाकात की वो जगह बतानी शुरू कर दी जहां आवारा आदमियों के सिवा कोई नहीं जाता था। इन जगहों में एक जगह लड़की को पसंद आ गई। ये शहर से बाहर कदीम जमाने का कोई खंडर था। अलबर्क ने लड़की से ये वादा भी किया कि वो इसे बूढ़े से आजाद कराने की कोशिश करेगा। तीसरी रात अलबर्क घर से निकला। वो हाकिमों की शान से घर से निकला करता था, मगर उस रात वो चोरों की तरह बाहर निकला। इधर उधर देखा और एक तरफ चल पड़ा। काहिरा पर सुकूत तारी था। फौजी मेला खत्म हुए 2 दिन गुजर गए थे। बाहर से आए हुए तमाशाई जा चुके थे। सरकारी हुक्म के तहत आरजी कहबा खाने उठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान का महकमा अब ये सुराख लगाता फिर रहा था कि बाहर से आई हुई कितनी लड़कियां और कितने मशकूक लोग शहर या मजाफाती देहात में रह गए हैं। मेले का मकसद पूरा हो गया था। 2 ही दिनों में 4000 जवान फौज में भर्ती हो गए थे और मजीद भर्ती की तवक्को थी। अलबर्क शहर से निकल गया और उसने उस खंडर का रुख किया जहां लड़की को आना था। सहराई गीदड़ों के सिवा जमीन व आसमान गहरी नींद सो गए थे। लड़की ने अलबर्क से कहा था कि वो बूढ़े की कैदी है और वो उस पर हर वक्त नजर रखता है। फिर भी अलबर्क इस उम्मीद पर जा रहा था कि लड़की जरूर आएगी। मुमकिन खतरों से निमटने के लिए उसके पास एक खंजर था। औरत ऐसा जादू है कि जिस पर तारी हो जाए वो किसी की परवाह नहीं करता। अक्ल दानिश उसका साथ छोड़ जाते हैं। अलबर्क पुख्ता उम्र का आदमी था, मगर वो नादान नौजवान बन गया था। उसे अंधेरे में खंडर के करीब एक तारीक साया सर से पांव तक लिबादे में लिपटा हुआ नजर आया और खंडर के खड़े स्याह भूत में जज्ब हो गया। वो तेज तेज चलता खंडर में पहुंच गया। गिरी हुई दीवार के शिगाफ में से वो अंदर आ गया। आगे अंधेरा कमरा था। छत में बड़ी जोर से कोई बहुत बड़ा परिंदा फड़फड़ाया। अलबर्क ने हवा के तेज झोंके महसूस किए और अचानक उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा। उसके साथ ही उसे आवाजें सुनाई देने लगी। वो जान गया कि ये बड़े चिमगादड़ हैं जिनके पंजे उसका मुंह नोच डालेंगे। वो बैठ गया और पांव पर सिरकता कमरे से बाहर निकल गया। कमरा उड़ते चिमगादड़ों से भर गया था। आगे सहन था जिसके इर्द गिर्द गोल बरामदा था। अलबर्क ने यह भी न सोचा कि एक खरीदी हुई कैदी लड़की जिस पर हर वक्त नजर रखी जाती है इस हैबतनाक खंडर में कैसे आएगी। मगर बरामदे में किसी के कदमों की दबी दबी आवाज आ रही थी। उसने कमर से खंजर निकाल कर हाथ में रख लिया। उसके सर पर चिमगादड़ उड़ रहे थे। फड़फड़ाने की आवाजें डरावनी थी। अलबर्क ने आहिस्ता से पुकारा, आसिफा।
लड़की ने उसे अपना नाम बता दिया था और मेले में ये भी बता दिया था कि वो किस तरह फरोख्त हुई है। उसे आसिफा की आवाज सुनाई दी, आप आ गए। वो बरामदे में दौड़ती आई और अलबर्क के साथ चिपक गई। कहने लगी, आपकी खातिर जान को खतरे में डालकर आई हूँ, मुझे जल्दी वापस जाना है। बूढ़े को शराब में नींद का सुफूफ पिला कर आई हूँ, कहीं वो जाग न उठे। अलबर्क ने पूछा, क्या तुम उसे शराब में जहर नहीं पिला सकती? आसिफा ने कहा, मैंने कभी कत्ल नहीं किया, मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि इस तरह किसी गैर मर्द से मिलने इस डरावने खंडर में आऊंगी। अलबर्क ने उसे बाजुओं में जकड़ लिया। अचानक उनके पीछे बरामदा रोशन हो गया। जिस कमरे में से अलबर्क गुजर कर आया था उसमें से 2 मशलें निकली। ये लकड़ियों के सरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लपेट कर बनाई गई थीं। उनके शोले खासे बड़े थे। अलबर्क ने आसिफा को अपने पीछे कर लिया। उसके हाथ में खंजर था। क्या ये खंडर में रहने वाली बदरूहें थीं? यह लड़की के ताक़ुब में उसका खामद आ गया था। अलबर्क अभी सोच ही रहा था कि एक आवाज गरजी, दोनों को कत्ल कर दो। मशलें करीब आईं तो उनके नाचते शोलों में अलबर्क और आसिफा को 4 आदमी नजर आए। एक के हाथ में बर्छी और 3 के पास तलवारें थीं। उन्होंने मशलें जमीन में गाड़ दी। खंडर का सहन रोशन हो गया। चारों आदमी अलबर्क के गिर्द भूखे भेड़ियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चक्कर में चलने लगे। आसिफा उसके पीछे थी। बरामदे में से एक आवाज आई, मिल गए, जिंदा न छोड़ना। ये लड़की के बूढ़े खामद की आवाज थी। आसिफा अलबर्क के अकब से आगे आ गई। उसने हकारत और गुस्से से बूढ़े से कहा, आगे आओ और मुझे कत्ल कर दो, मैं तुम पर लानत भेजती हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। चारों मुसल्ला आदमी उनके गिर्द खड़े थे। बर्छी वाले ने बर्छी आहिस्ता आहिस्ता आसिफा की तरफ की और उसकी नोक उसके पहलू से लगाकर कहा, मरने से पहले बर्छी की नोक देख लो, लेकिन तुमसे पहले ये शख्स तड़प तड़प कर तुम्हारे सामने मरेगा जिसकी खातिर तुम यहाँ आई हो। आसिफा ने झपटा मारकर बर्छी पकड़ ली और झटका देकर बर्छी छीन ली। आसिफा अलबर्क से अलग हो गई और ललकार कर कहा, आओ, आगे आओ, मैं देखती हूँ कि तुम मुझसे पहले इस आदमी को किस तरह कत्ल करते हो। अलबर्क खंजर आगे किए उसके सामने आ गया। लड़की ने बर्छी से उस पर वार किया जिससे उसने बर्छी छीनी थी। वो आदमी पीछे को भागा। उसके साथियों ने अलबर्क पर हमला करने के बजाय सिर्फ पैंतरे बदले। वो अलबर्क को आसानी से कत्ल कर सकते थे मगर वो बढ़कर हमला नहीं कर रहे थे। आसिफा की ललकार गरज रही थी। वो बढ़कर वार करती थी मगर वार खाली जाता था। अलबर्क ने एक आदमी पर खंजर से हमला किया तो 2 आदमी उसके पीछे आए। आसिफा एक ही जस्त में उसके पीछे हो गई। उसके हाथ में लंबी बर्छी थी जो तलवार का मुकाबला कर सकती थी। खंजर तलवार के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। बूढ़ा एक तरफ खड़ा अपने आदमियों को ललकार रहा था। थोड़ी सी देर उन्होंने अलबर्क और आसिफा पर हमले किए। आसिफा उन पर टूट पड़ती थी। अलबर्क वार बचाता था और खंजर से वार करने की कोशिश करता था मगर अजीब अमर ये था कि लड़की के हमलों के बावजूद कोई जख्मी नहीं हुआ। बूढ़े के आदमियों ने भी तेगजनी के जौहर दिखाए मगर अलबर्क और आसिफा को खराश तक न आई। इतने में बूढ़े ने कहा, रुक जाओ, और लड़ाई बंद हो गई। बूढ़े ने कहा, मैं ऐसी बेवफा लड़की को घर में नहीं रखना चाहता। मुझे मालूम नहीं था कि ये इतनी दलेर और बहादुर है। अगर इसे मैं जबरदस्ती ले भी गया तो ये मुझे कत्ल कर देगी। मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। अलबर्क ने कहा, कहो तुमने इसे कितने में खरीदा है? बूढ़ा हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ा और अलबर्क से हाथ मिलाकर बोला, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं ये लड़की तुम्हें बख्श देता हूँ। इसे तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत है कि तुम्हारी खातिर इतने सारे आदमियों के मुकाबले में आ गई है। मैं इसे इसलिए भी तुम्हारे हवाले करता हूँ कि ये जंगजू नस्ल की लड़की है। मैं ताजिर और सौदागर हूँ। ये किसी तुम जैसे जंगजू के घर में अच्छी लगेगी। तीसरी वजह ये कि तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत के हाकिम हो। मैं सुल्तान का वफादार और मुरीद हूँ। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। जाओ, मैंने इसे तलाक दी और इसे तुम पर हलाल कर दिया। चलो दोस्तों, इन्हें अकेला छोड़ दो। और वो मशलें उठाकर चले गए। अलबर्क की हैरत की इंतहा ये थी कि उसके पांव तले जमीन हिलने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो इसे बूढ़े का फरेब समझ रहा था। उसे ये खतरा नजर आ रहा था कि ये लोग रास्ते में घात लगाकर इन दोनों को कत्ल करेंगे। आसिफा के हाथ में बर्छी थी, वो अलबर्क ने ले ली और कुछ देर बाद खंडर से बाहर निकला। दोनों दाएं बाएं और पीछे देखते तेज तेज चलने लगे। जरा सी आहट सुनाई देती तो वो चौंक कर रुक जाते, हर तरफ अंधेरे में देखने की कोशिश करते और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ते। शहर में दाखिल हुए तो उनकी जान में जान आई। आसिफा ने रुककर बाजू अलबर्क के गले में डाल दिए और पूछा, आपको मुझ पर एतमाद है या नहीं? अलबर्क ने उसे सीने से लगा लिया। उस पर जज्बात का इतना गलबा था कि कुछ बोल न सका। लड़की ने उसे बेदाम खरीद लिया था। उसे ये तो अब पता चला था कि लड़की उसे कैसी दीवानगी से चाहती है और कितनी बहादुर है। दरअसल वो लड़की के हुस्न पर मर मिटा था। आसिफा को देखकर उसने महसूस किया कि उसकी बीवी उसके काम की नहीं। उस दौर में जब औरत फरोख्त होती थी, घर में बीवी की कोई हया नहीं थी। बैक वक्त 4 बीवियां तो खामद अपना हक समझता था, लेकिन जो पैसे वाले थे वो 2-4 खूबसूरत लड़कियां बगैर निकाह के रख लेते थे। मुसलमान उमरा को औरतों ने ही तबाह किया था। उनके यहाँ ये भी रिवाज था कि एक आदमी की बीवियां
खामद की खुशनुदी हासिल करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर खूबसूरत लड़कियां खामद को बतौर तोहफा पेश करती थीं। अलबर्क जब आसिफा को साथ लिए घर में दाखिल हुआ तो सब सोए हुए थे। सुबह उसकी बीवी ने अपने खामद के पलंग पर इतनी हसीन लड़की देखी तो उसे जर्रा भर महसूस न हुआ कि उसका सुहाग उजड़ गया है, बल्कि वो खुश हुई कि उसके इतने अच्छे खामद को इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। उसके आ जाने से वो कुछ फराइज से सुबकदोश हो गई थी। अलबर्क की हैसियत ऐसी थी कि वो ऐसी एक और बीवी या दाश्ता रख सकता था।